Good morning, students. Myself, Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betia, Chhaoni. Welcome to e-learning classes. आज मैं आप लोगों को आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि बैलों को झूरी के साले को गया के घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया था। दोनों ही झूरी के घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वे लोग गया का विरोध कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती तो ये अवश्य वो पूछते कि हम लोगों से कौन सी ऐसी गलती हुई, कौन से ऐसा कसूर हुआ जिससे कि वो हमें दूसरे घर में भेज रहे हैं। और वो उनसे मन ही मन मूक भाषा में विचार विनिमय करते हुए कह रहे हैं कि यदि हमारे मालिक को हमसे और काम लेना था तो वे हमें और काम दे देते, परंतु हमें दूसरे के हाथों या दूसरे के घर तो ना जाने देते। ये था हमारे पहले भाग में। अब हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। जब शाम का समय हो गया तो उनके आगे खाना डाला गया, लेकिन दोनों बैलों ने जो बैलों को खाना खिलाया जाने वाला नाद होता है उसमें मुंह तक ना डाला और मन ही मन सोच रहे हैं कि जिस घर को हम लोगों ने अपना घर समझा था वो आज हमारे लिए बेगाना हो गया है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहया का तात्पर्य होता है जहाँ पशु बांधने की रस्सी, जिस रस्सी से पशुओं को बांधा जाता है उन्हें पगहया कहते हैं। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात जब पूरा गांव सो गया तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में ये रस्सियां टूट गई। दोनों ने अपने पूरे बल और ताकत के साथ उन रस्सियों को तोड़ डाला। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जब झूरी प्रातःकाल उठता है तो देखता है कि जहां पर बैल वगैरह बांधे जाते हैं उस जगह ये दोनों खड़े हैं और दोनों के गले में आधी आधी रस्सियां लटक रही हैं और घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी बहुत अधिक प्रसन्नचित्त हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई भूसी लाया। इस प्रकार से दोनों ही बैलों का स्वागत और सत्कार बड़े ही मन से किया गया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे बालक ने क्या किया, इसका समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले कैसे चले आए, किस प्रकार से इनको घर का रास्ता पता चला। तीसरा बोला,
बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद का तात्पर्य होता है विरोध प्रकट करना। प्रतिवाद का तात्पर्य किसी ने भी इस बात का विरोध करने का कोई भी साहस नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों जल उठी बच्चों? क्योंकि उसके मायके इन बैलों को भेजा गया था और इन लोगों को देख करके वो बिल्कुल से जल उठी और कहने लगी कि नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? अब झूरी को भी अपने बैलों से बहुत अधिक लगाव था, जिसके की कारण वो उसकी उन दोनों की बुराई सुन न सका और उसने अपनी पत्नी से कहा कि नमक हराम नहीं, जब उनको चारा और भूसा नहीं मिला होगा तभी ये भाग खड़े हुए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, सिखाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। अब झूरी की पत्नी जो थी वो इन दोनों बैलों से बिल्कुल चिढ़ सी गई थी। क्योंकि उन बैलों ने उसके मायके में काम ना करते हुए वहां से वो भाग खड़े हुए थे। इसलिए वो कह रही है कि अब मैं इनको भूसी के साथ खली भी ना दूंगी, ये चाहे खाएं या भूखे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा और भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे तुम ही उन्हीं की सी कहोगे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब क्या था बच्चों? अगले दिन फिर से झूरी का साला आता है और बैलों को ले जाने के लिए उसने दोनों को फिर से गाड़ी में जोता। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। कौन बहुत अधिक सहनशील था? हीरा ने संभाल लिया। मोती जो था वो थोड़ा सा एग्रेसिव था, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी था, लेकिन हीरा जो था वो बहुत अधिक सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर, टिटकार मीन्स होता है बच्चों मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। टिटकार का तात्पर्य हुआ मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब जब गया के घर वे लोग जाते हैं तो उनको पूरी तरह से अपमान झेलना पड़ता है। झूरी अपने बैलों को एक फूल की छुरी से भी नहीं मारता था और यहाँ उन लोगों को डंडों से पीटा जा रहा है, सूखा भूसा दिया जा रहा है और तब वो कह रहे हैं कि हम लोग तो अपने मालिक के एक टिटकार पर कुलांचे भरते थे और दौड़ दौड़ के हम काम करते थे और यहाँ हम लोगों को सूखा भूसा खाने को मिल रहा है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता।
पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। अब दूसरे दिन क्या होता है बच्चों कि इन बैलों को हल में जोता जाता है। कौन जो हल में जोतता है? गया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव उठाने की कसम खा रखी थी कि हम बैलों में नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब था कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया बच्चों, और विरोध में इन्होंने हल, जुआ, जाट जो भी था सब कुछ तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां यदि ना होती तो शायद वो लोगों के पकड़ में भी ना आते। हीरा ने मुंह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे ने जान ही ले ली थी। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो सींग गिरा दूंगा। अब क्या था कि गया उन लोगों के लिए मोटी मोटी लाठियां लेकर उन लोगों को दौड़ा रहा था। तो गया आदमियों के साथ दौड़ा, दोनों लाठियां लेकर। मोती बोला, अब मोती जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। उसने कहा कि कहो तो मैं एक आध गिरा देता हूँ और इसको मैं मजा चखाता हूँ। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, ये मारपीट करना हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत का तात्पर्य है हितकर। मसलत का तात्पर्य बच्चों हितकर, ये अपनी इस वक्त अपनी बात को टाल जाना ही सबके हित में है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो। अब क्या था, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा रखा गया था। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो लड़की भैरों की थी। दोनों के मुंह में देकर एक एक रोटी चली गई। और जो भूख, तो इस एक एक रोटियों से उनकी भूख तो कभी शांत नहीं हो सकती थी, लेकिन उस बच्ची के साथ उन लोगों का जो आत्मीयता थी वो बहुत अधिक जुड़ गई थी। उन लोगों ने सोचा कि इस घर में भी कोई सज्जन व्यक्ति रहते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। बच्चों, आज मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तीसरे भाग की ओर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।